EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी देश की मौद्रिक संस्थाओं के नियंत्रण के लिए और आर्थिक विकास के लिए उस देश में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है और हमारे देश में केंद्रीय बैंक की आवश्यकता 18वीं शताब्दी से अनुभव की जा रही थी और इसी के तहत तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास तथा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई, इन सब तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। हालांकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के सभी कार्य सौंपे गए थे, लेकिन उन्हें नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया था और सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और इस प्रकार से जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 से केंद्रीय बैंक के रूप में करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य थे और क्या कारण थे, यहाँ हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, जैसे कि देश में मुद्रा तथा साख का समुचित प्रबंध करना, रुपए के आंतरिक तथा बाहरी मूल्य में स्थिरता लाना, देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना और अंत में व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीयकरण करना। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की कैपिटल के बारे में। यदि हम कैपिटल के बारे में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंशधारियों के बैंक के रूप में की गई थी और इसकी जो ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल थी वो थी 5 करोड़ रुपए, जो कि 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभाजित थी और इसमें से 2,20,000 रुपए मूल्य के जो 2200 अंश थे वो भारत सरकार को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ RBI। जब हमने रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी उसी समय से रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ से ही उसके राष्ट्रीयकरण की मांग भी की जा रही थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1948 पास किया गया और इस एक्ट के तहत 8 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में आता है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केंद्रीय संचालक मंडल। सेकंड में आते हैं स्थानीय मंडल या लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और थर्ड है इसमें रिजर्व बैंक के कार्यालय, ऑफिसेज ऑफ RBI। सबसे पहला इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या केंद्रीय संचालक मंडल, जिसमें 20 मेंबर होते हैं और 20 मेंबर में से एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर और बाकी के जो 15 हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। इसके साथ जो गवर्नर है वो संचालक मंडल का अध्यक्ष होता है और बैंक का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। मताधिकार की यदि हम बात करें, वोटिंग राइट्स की, तो केंद्रीय संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है और केंद्रीय संचालक मंडल के 20 में से केवल 15 निदेशक को ही मतदान का अधिकार होता है। स्थानीय मंडल, लोकल बोर्ड्स, रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बैंक द्वारा 4 स्थानीय मंडल की स्थापना की गई है, जो कि कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में है।
इनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये सभी सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, कृषि और सहकारिता। इन सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है, लेकिन वो पुनर्नियुक्त भी किए जा सकते हैं। ऑफिसेज ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के कार्यालय, जैसा कि आपको मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, और इसके अतिरिक्त कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली में इनके लोकल ऑफिसेज हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, नई दिल्ली, जयपुर, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर आदि में भी अपनी जो ब्रांचेज हैं वो खोल रखी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग के बारे में हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई, बैंक के विभिन्न प्रशासनिक विभाग हैं और जो कि बैंक को उसके संगठन में निभाते हैं। रिजर्व बैंक के कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, मुद्रा प्रबंध विभाग। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इस विभाग का जो मुख्य कार्य है वो नोटों का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना और आंतरिक अंकेक्षण करना होता है। नेक्स्ट दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें बैंकिंग विभाग, बैंकिंग डिपार्टमेंट। यह विभाग वो समस्त कार्य करता है जो आरबीआई को बैंकों के बैंक या सरकार के बैंकर के रूप में करने होते हैं। तीसरा इसमें साख नियोजन विभाग, क्रेडिट प्लानिंग डिपार्टमेंट। यह विभाग देश के वाणिज्यिक बैंकों की साख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। फोर्थ इसमें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। यह विभाग बैंकों को लाइसेंस देने, बैंकों का निरीक्षण करने, उनके बैलेंस शीट को चेक करने और बैंकों के एकीकरण आदि से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट विनिमय नियंत्रण विभाग, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। यह विभाग विनिमय दर निर्धारण, विदेशी मुद्रा की लेन देन तथा भुगतान संतुलन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनको देखता है। विधि विभाग, लीगल डिपार्टमेंट। यह विभाग आरबीआई की जितनी भी कानूनी परामर्श देने संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको देखता है। कृषि साख विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। यह विभाग कृषि साख से संबंधित कार्य करता है। औद्योगिक साख विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट। यह विभाग जितने भी राज्य वित्त निगम हैं उनको परामर्श देने और लघु एवं मध्यम उद्योगों को क्रेडिट फैसिलिटी दिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजटरी कंट्रोल। यह विभाग बैंक के एक्सपेंडिचर्स और बजट कंट्रोल के कार्य करता है। गैर बैंकिंग कंपनी विभाग, नॉन बैंकिंग कंपनीज डिपार्टमेंट्स। इस विभाग का कार्य गैर बैंकिंग कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं की देखरेख और जांच करना होता है। सांख्यिकी विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, यह विभाग मौद्रिक और आर्थिक विषयों पर रिसर्च करने और उनके निष्कर्षों को प्रकाशित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। इस विभाग का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करना और उसके संबंध में पॉलिसी मेकिंग करना होता है।